अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपने देखेंगे वो चैप्टर नंबर 9 है, जस्ट इसके पहले वाला। पेज नंबर 130। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब स्टार्टअप्स आजकल ट्रेंडिंग है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारी कंपनीज स्टार्टअप के फॉर्म में रजिस्टर हो रही हैं और हर कोई ट्राई कर रहा है कुछ नया बिजनेस आइडिया लगा के एक स्टार्टअप फ्रेम कर ले। और वो स्टार्टअप्स की जो फाइनेंशियल हालत है वो कैसी है वो भी हमें पता है। कल मैंने आपको ओयो वाला शेयर किया था, आपने अगर देखा हो तो उसमें उन्होंने वही बताया ना कि ओयो जो स्टार्टअप था वो है स्टार्टअप की कैटेगरी में, बट अब आईपीओ की तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल हालत कितनी ख़राब है वो दिख रहा है। तो आईपीओ लाने का जो उनका इंटेंशन है वो ग्रोथ कम और अपना बर्डन रिटेल इन्वेस्टर पे डालने वाला ज़्यादा हो गया। तो बिना एनालिसिस के जो लोग अप्लाई करेंगे वो फिर उसमें फंस जाएंगे और शेयर लेके बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में कोई ग्रोथ है नहीं। तो बिजनेस मॉडल जो है जिस तरीके से उन्होंने शो ऑफ किया और जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अब कंपैरिजन में दिख रही है कि लास्ट 5 साल से क्या हो रहा है। तो जितना बड़ा ब्रांड नेम क्रिएट कर दिया ना, उतना फाइनेंशियल्स में ऑन पेपर या इन रियलिटी उतना बड़ा बिजनेस वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टअप्स में कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टार्टअप्स है जो बहुत सक्सेसफुल हुए भी हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। जीरोदा का एग्जाम्पल ले लो। अब जीरोदा जो है वो डीमैट अकाउंट या स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फॉर्म में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छा नाम बन गया। और एक्चुअली में प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया उसमें जो फैसिलिटीज़ और फीचर्स दे रहे हैं ना, वो एक यूज़र को बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगे। काफ़ी ईजिली आपको हर चीज़ उसमें अवेलेबल है और वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है। जीरोदा कंपनी जो लॉस मेकिंग नहीं है, 1000 करोड़ से ऊपर तो उनका एनुअल प्रॉफिट है। तो इतना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन पे वो आपसे भी कमा रहे हैं। जितना शेयर ट्रेडिंग उनके थ्रू होगा वो अच्छे से अर्न करने वाले हैं। अब जब ये जीरोदा और ये सब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए तब इंडिया में स्टॉक परचेज करना, सेल करना इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो उस कन्वीनियंसी को जब वो लेके आए ना, तो घर बैठे हर किसी के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो है वो पॉसिबल हो गया। और कोविड के टाइम पे तो उस कंपनी का अपने आप जो मार्केट है वो बहुत बढ़ गया। पॉपुलर ब्रांड्स में अपस्टॉक्स है, जीरोदा है, इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। और इसके बाद बाकी की कंपनीज तो आई गई अपने डीमैट अकाउंट लेके, भी तो ग्रो है और बहुत सारे ऐप्स है जो बोल रहे हैं कि आप हमारे थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में ये दो कंपनीज के बीच में ही वॉर था कि यूज़र जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो डीमैट अकाउंट में इनकी फाइट चलती है। अपस्टॉक्स में रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट है, टाटा की तरफ से थोड़ा उसका पर्सनल बैकअप है। और जीरोदा एक फ्रेश स्टार्टअप था जो इस फील्ड में पायनियर था, नया नया था। जब जीरोदा आया तो बाकी कंपटीशन इतना नहीं था, एक नया सेगमेंट उन्होंने मार्केट में क्रिएट कर दिया, बाकी कंपनीज उसको फॉलो कर रही। तो स्टॉक ट्रेडिंग में उन्होंने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया ना, लॉस मेकिंग में नहीं है। तो स्टार्टअप सक्सेसफुल भी, ऐसा नहीं कि सारे लॉस में, बट बिजनेस मॉडल आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, उसके बेस पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो जो स्टार्टअप्स की बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी थियरी और जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो मैं इनिशियली इसमें वर्ड टू वर्ड जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टअप की बात इतनी हो रही है मार्केट में कि हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या है। टेक्निकल चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है। अब जो इवोल्यूशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स कैसे इवॉल्व होते हैं, तो उसका ये बेसिक आइडिया दे रखा है, टिपिकली ये कैसे काम करते हैं। तो मैं मेन टर्म्स आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में देखना, उन्होंने बोला स्टार्टअप शुरुआत कैसे करेगा, पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या एक प्रोटोटाइप रेडी करेगा। कुछ तो होना चाहिए ना स्टार्टअप में, काम क्या करेंगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस मॉडल, कुछ तो होगा। तो पहले आपको उस मॉडल पे काम करना पड़ेगा कि ये चीज़ हम बेचने वाले हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। एक आइडिया होना चाहिए। अब वो टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकता है या इंटेंजिबल सर्विसेज हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। अ प्रोटोटाइप टू वैलिडेट, असेस एंड डेवलप न्यू आइडियाज और बिजनेस कंसेप्ट्स। इसके बेस पे फिर वो अपना रिसर्च करेंगे और आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। ये बातें होने वाली है। स्टार्टिंग में फिर बोल रहे हैं कि फाउंडर्स अग्रीमेंट होना जरूरी है। फाउंडर्स अग्रीमेंट बोलो, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बोलो, ये सब चीज़ें नेसेसरी होती है, बिकॉज बाद में फिर इस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अभी तो क्या है, स्टार्टअप है, हम कुछ नहीं है, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई जानता नहीं। कुछ अगर डेवलप कर लिया और चल पड़ा, तो छोटा सा बिजनेस पता नहीं कितने मल्टी करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब बाद में 1-1%, आधे परसेंट के लिए झगड़ा होगा। इससे बेटर है कि जो फाउंडर्स हैं पहले ही आपस में अग्रीमेंट कर ले कि किस बेस पे वो स्टार्टअप को आगे लेके जाना चाहते हैं, किसका क्या शेयर रहेगा, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। हर छोटी बात पे पहले से अगर क्लैरिफिकेशन होगा ना तो प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए आप अग्रीमेंट कर सकते हो, ये करना चाहिए, ऐसा बोला हो। लास्ट में फिर वही होगा, जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता जाएगा, पहले तो क्या प्राइवेट फंडिंग की तरफ जाते हैं। कोई भी स्टार्टअप डायरेक्ट आईपीओ पे नहीं जाएगा, कोई जानता ही नहीं, तो पैसे कौन लगाएगा। अब आईपीओ में पैसे लगाने के लिए अब ओयो वाला आईपीओ लाएगा, तो ओयो का नाम तो लोगों ने सुना है, आधे लोग उसका रिसर्च नहीं करेंगे, वो भी उसको मालूम है कि लोग शेयर खरीद लेंगे मेरा नाम सुन के, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है कि लोग जानते हैं इस चीज़ को। आपके नए स्टार्टअप को कोई जानता नहीं है और आप सीधा आईपीओ निकालोगे तो एक पैसा भी मिलने वाला नहीं।
तो यहाँ पे क्या वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इनको पिच करना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल को ना बिजनेसमैन की तरह समझते हैं। आप और मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो भी फायदे के लिए करते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल का रिसर्च करने के बाद, समझने के बाद कि पैसा जनरेट कहाँ से होगा, मैं फंडिंग दूंगा तो उस पैसों का आप क्या यूज करोगे और उससे बिजनेस कैसे बढ़ाओगे, वो समझ आएगा तो पैसे लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू पहले इन्वेस्टमेंट लेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, और एक पॉइंट पे जब कुछ प्रॉफिटेबल या कुछ बिजनेस रेडी हो जाएगा, तब जाके लोगों से पैसा मांगेंगे कि अब आईपीओ में आप पैसे दो तो हम इससे और स्केल कर सकते हैं इस चीज को। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यहाँ पे यूजुअली रहता है। ठीक है, तो आईपीओ की बात भी की। ठीक है, तो ये बेसिक बातें यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेवल पे हो गई हैं। आगे फिर हम वर्ड टू वर्ड उसमें देख लेंगे कि और कंसेप्ट क्या आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं, फालतू बातों को बार बार डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट, स्टार्टअप लैंडस्केप इन इंडिया। अब इंडिया में स्टार्टअप के रिगार्डिंग क्या चल रहा है आजकल वो बता रहे हैं। तो उसका एक आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दे दिया। और अभी लास्ट 4-5 साल में स्टार्टअप की बहुत बातें हो रही है, क्योंकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट किया कि नहीं, स्टार्टअप के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स ग्रो करनी चाहिए, इससे जॉब सेक्टर में भी बेनिफिट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इसके लिए इनिशिएटिव्स भी काफ़ी सारे लिए गए। तो उसका डेटा यहाँ पे दे रखा है। अब देख रहे हैं, पहले बोला कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, और लास्ट कुछ साल में ये नंबर बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो गए। 28,000 प्लस स्टार्टअप्स आर रिकग्नाइज्ड। ये पुराना डेटा है, अभी ये नंबर डबल से भी ऊपर हो चुका है। फिर एक टर्म यूज़ किया यूनिकॉर्न, 32 यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं। ये 100 यूनिकॉर्न क्रॉस हो चुके हैं अभी तक। यूनिकॉर्न्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूएशन होती है ना, वो वैल्यूएशन के बेस पे यूनिकॉर्न बोला जाता है किसी कंपनी को। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 1+ बिलियन डॉलर। एक पर्टिकुलर कंपनी जिसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस हो जाए, ऐसी कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ऐसे टोटल अभी तक, ये तो बहुत पुराना डेटा है, 32 लिखा है ना, अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो 100 से ऊपर यूनिकॉर्न कंपनीज जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुकी है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही, मैं नाम भूल गया कौन सी कंपनी का आया था, कि 100th यूनिकॉर्न जो है इंडिया की, वो कंपनी को टैग मिला था। रिसेंट अभी लास्ट मंथ की बात है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली गई है, और वो यूनिकॉर्न वाली कैटेगरी में आ रही है। बाईजूस जो है वो भी एक कैटेगरी में आ गई, उनकी तो वैल्यूएशन अभी वो $22 बिलियन बोल रहे हैं, जबकि एक्चुअली में उतनी वैल्यूएशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन $1 बिलियन क्रॉस होते यूनिकॉर्न का टैग जो है वो आपको मिल जाता है वैसे। ठीक है, फाउंडर्स की एज की बात कर रहे हैं, तो बोले मीडियन एज अगर हम देख रहे हैं जो ये फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स के, दैट इज ओनली 31 ईयर्स। तो यंग लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पता चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी इशू कर दी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रेगुलेशंस इसको लेके बना दिए, जॉब्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी। कितने स्टार्टअप फेल हुए उसका कोई डेटा नहीं, कोई बात नहीं, वो डेटा भी मिल जाएगा। फिर बोला है कि कौन कौन से सेक्टर में स्टार्टअप्स ने डाइवर्सिफिकेशन किया। तो फिनटेक वाली जो कैटेगरी पे अपन बात कर रहे थे, वो $5.7 बिलियन का फंडिंग वहाँ पे आया है। बाकी बिजनेस एंटरप्राइजेज है, लॉजिस्टिक्स है, ई कॉमर्स है, और हेल्थ टेक वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर अलग अलग डिविजन्स हुए, और ये सारा डेटा दे रखा है। डेटा ऑब्वियसली थोड़ा पुराना है, बट मॉड्यूल में यही था। 31 मार्च 2020 का बोला है, और 2020 के बाद ही एक्चुअली लास्ट 2 साल में अभी ये स्टार्टअप वाला ट्रेंड और बढ़ गया। लास्ट ईयर तो आया था पता नहीं कितनी नई कंपनीज, 2021 में 1,63,000 कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हुई है एक साल में। 1,63,000 कंपनीज एक साल में इंडिया में रजिस्टर हुई है। तो दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स एनुअली। उसमें से काफ़ी सारी तो स्टार्टअप्स की कैटेगरी में ही आएंगी। तो इतना ट्रेंड अभी स्टार्टअप कंपनीज का बढ़ गया है कि हर कोई अपनी कंपनी क्रिएट करने में लगा हुआ है और बिजनेस करना चाहता है। तो अच्छी बात है, मतलब एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि कोशिश तो कर रहे हैं लोग, सिर्फ जॉब करने का माइंडसेट नहीं है, खुद जॉब क्रिएट करने का माइंडसेट अगर आए तो अच्छी बात है। अब यही स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, मोदी जी की बात हो रही है। तो बोला 15 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद से ट्रेंड शुरू हो गया। और इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ने काफ़ी जगह इनको प्रिविलेजेस दिए, जिससे वो इंटेंशन बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई हमने बात कर ली स्टेज पे और चले गए। आपको ऑन ग्राउंड लॉज में भी इसके प्रोविजंस दिखेंगे, तो आप इसके पीछे एफर्ट्स कर सकते हो। देखो 24 Feb 2021 का डेटा है, 44,534 स्टार्टअप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब यही पीछे 2020 में पीछे 28,000 का नंबर लिखा था, तो अब देख लो 28,000 से 44,000 तो विद इन अ ईयर हो गया। तो आज की डेट में तो स्टार्टअप्स और ज़्यादा है। ओके, अब नीचे आप डेफिनेशन देखोगे स्टार्टअप की, जो मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है, और उसमें बोला है कि एक स्टार्टअप कंपनी कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हुए, कहीं ना कहीं रिपीटेशन है। एक तो बोला है कि 10 ईयर्स तक
फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आप स्टार्टअप की कैटेगरी में रह सकते हो। तो पहले 10 साल आपके जो होंगे यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। किसी भी साल में आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। Entities working towards innovation, development, improvement of the product, process, services. If it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. ये necessary conditions है कि आप कुछ innovation कर रहे हो, कुछ नया develop कर रहे हो, existing products, existing processes को आप improvise कर रहे हो, तो startup वाली category में आओगे। जो काम हर कोई कर रहा है वो repeat business start करके आप बोलो startup है, तो वो category में define होगा नहीं। Government innovation चाहती है, कुछ नया करना चाहती है। Last 3-4 years पहले मार्केट थोड़ा खराब हो गया था, मतलब आईटी सेक्टर में खास ये बातें आ रही थी। इन्फोसिस, नारायण मूर्ति जो उनके चेयरपर्सन थे तब, और विप्रो में अजीम प्रेमजी, ये सब जो बड़े लीडिंग आईटी जायंट्स हैं, इन सब कंपनीज ने ऐसे स्टेटमेंट ऑफिशियली दिए कि भाई इंडिया में जो यंग माइंड्स हैं उन्होंने ना सोचना ही बंद कर दिया। बोले हमारी कंपनी में हम आईटी में स्टाफ देख रहे हैं ना, वो मजदूरी कर रहा है, उसको जो सिखाएंगे ना वही का वही रिपीट करता रहेगा। कुछ नया इनोवेशन, नई चीज़ें डेवलप करना, वर्ल्ड को हम कुछ नया नहीं दे पा रहे। जबकि आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया की है, इवन फॉरेन कंट्रीज हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और यूएस से भी ये बात आ रही थी कि भाई यार इंडियन कंपनी से कुछ नया नहीं मिल रहा, जो चल रहा है ना वही चला रहे हैं कि भाई ये सिस्टम बना दिया, डेवलप हो गया, चल रहा है। बोले इतने साल हो गए, इनोवेशन नहीं हो रहा। तो वो इनोवेटिव माइंड्स की जो शॉर्टेज हो गई थी ना मार्केट में, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और आईटी वालों ने ये स्टेटमेंट दिए थे ऑफिशियली कि भाई लोगों को ना पढ़ाई में, एजुकेशन में भी इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि लोग अपना दिमाग चलाना शुरू करें, कुछ नया सोचने की कैपेसिटी और टाइम डेवलप करे। सिर्फ ये ना हो कि जो सिखा दिया, जो ट्रेन कर दिया वही किए जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज लाइक रेगुलर अपग्रेड उसमें ज़रूरी है। आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसी पे बैठे रहोगे, कुछ टाइम में वो अपने आप पुरानी हो जाएगी। तो सोचना बंद कर दिया लोगों ने, वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें और ज़्यादा इसके अंदर बूस्टिंग आ गया कि यार स्टार्टअप पे, इनोवेशन पे फोकस करो, और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लिए। और बाकी पब्लिक अपना दिमाग चलाएगी तो अपने आप काम आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बात हो रही है। तो बोले स्केलेबल बिजनेस मॉडल ढूंढ के लाओ जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन की पोटेंशियल हो, तो हम स्टार्टअप का उसको टैग दे देंगे। ये डेफिनेशन रहेगी। तो ये प्रॉपरली आपको मेंशन करनी पड़ेगी, अगर एग्जाम में पूछते हैं। पॉसिबल है कि वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज 134 पे आ जाओ डायरेक्टली। अब यहाँ कुछ डेटा दे रखा है। देखो स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की। आइडिया तो आप घर बैठे लगा लोगे, लेकिन पैसा तो चाहिए उसके लिए, वो कोई नहीं देगा। घर वालों से मांग लो थोड़े पैसे, आपकी शक्ल देख के पहले ही ना बोल देंगे, बोले हमें खुद ही नहीं भरोसा है, तो बाकी तो क्या ही बात होगी। तो ऑब्वियसली ना जो नोन पीपल होते हैं ना, उनसे पैसा निकलवाना ज़्यादा मुश्किल होता है। अननोन लोगों से आप फिर भी आप उनको कन्विंस तो कर सकते हो, प्रेजेंटेशन तो दे सकते हो। वो आपको ना आपका रिलेटिव बन के जज नहीं करेंगे कि इसको बचपन से देख रहे हैं, इसके बस का नहीं है, वो बायस हो जाते थोड़े। लेकिन आप अननोन लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो वो आपके स्किल पे, आपके टैलेंट पे और जो प्रोडक्ट आप लेके आए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन पर्सनली आपके ऊपर कमेंट करने से। तो अपने घर के लोगों से पैसा निकलवाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप फिर भी एक बार रेज करने की कोशिश कर सकते हो। ये जो टॉपिक आपको दिया फंडिंग सपोर्ट में, यहाँ ये बताया कि गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टार्टअप की बात नहीं की कि चलो 15 अगस्त को बोल दिया, अच्छा सा भाषण दे दिया मोदी जी ने, 4 दिन न्यूज़ पे दिखा दिया, अब अपना फॉरेन ट्रिप पे निकल गए। वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। कि स्टार्टअप का बोला है तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है वो दिखाना तो पड़ेगा। तो कुछ फंड्स क्रिएट किए और बोला कि हम फंडिंग भी देंगे, आप अप्लाई करो ना, स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन करा लो, आप एप्लीकेशन करो, अगर आपका बिजनेस मॉडल हमें स्केलेबल लगेगा तो हम भी आपको गवर्नमेंट फंड में से पैसा देंगे। तो इसके लिए भी अरेंजमेंट किए गए। इवन प्राइवेट कंपनीज ने भी अरेंजमेंट किया। मुकेश अंबानी का मैंने इंटरव्यू सुना था, बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पुराना इंटरव्यू है। उन्होंने तभी बोला था कि बोले मेरी कंपनी में, रिलायंस फाउंडेशन में, हमने 5,000 करोड़ का फंड सेट असाइड कर रखा है। अब उनके लिए 5,000 करोड़ कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, तो वीकेंड इनकम हो गई थी, साइड इनकम। 5,000 करोड़ क्या बड़ी बात है, बोले साइड पे रख दिए पैसे। अब बोले कोई भी अगर आप स्टार्टअप का आइडिया है, आप हमारी कंपनी को अप्रोच करो, वो आइडिया शेयर करो, डिस्कस करो, अगर हमें सही लगेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक स्टार्टअप को इनिशियली कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए, और 5,000 करोड़ में से पता नहीं कितनी कंपनीज को फंड कर लेंगे। अब रिलायंस जैसी कंपनी अगर ये कर रही है तो ये चैरिटी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ऑलरेडी। उनके पास इतना पैसा है ना, और पैसों से पैसा मल्टीप्लाई होगा। ये शार्क टैंक वाला काम ही कर रहे थे और कुछ नहीं था। 5,000 करोड़ पड़े, आओ आइडिया दो, आपका आइडिया अच्छा लगेगा 2 करोड़ ले जाओ हमसे। 2 करोड़ फ्री में तो देंगे नहीं, इक्विटी दे दो। अब ये जो आपका 2 करोड़ का बिजनेस है, जब 200 करोड़ का हो जाएगा ना, तो हमारा पैसा भी 100 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो उस इंटेंशन से या पर्सनल मोटिव से ही वो फंडिंग कर रहे हैं। बट इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना। एक स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा इक्विटी शेयर करके, और रिलायंस अपने पैसों से पैसा कमा रहा है।
उनको दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है, दिमाग आप लगाओ, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। तो ऐसी प्राइवेट एंटिटीज ने बहुत सारे अपने स्टार्टअप फंड्स क्रिएट करके रखे थे और वो स्पॉन्सर कर रहे थे, और अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले बोला है, फर्स्ट पॉइंट आप देखो, फंड ऑफ फंड्स करके बोला हुआ है। फॉर प्रोवाइडिंग द फंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स एट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज। इतना पैसा गवर्नमेंट ने साइड पे रखा कि आप इसमें से फंडिंग ले सकते हो, एप्लीकेशन करके प्रोसेस करना पड़ेगा, उस बेस पे हो सकता है। आगे बोला भी, प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशियस टारगेट था 10,000 करोड़ का फंड क्रिएट करना है, वो किया उन्होंने, और 2016 में जनवरी में इस चीज़ को लॉन्च किया। और बोला कि 391 गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्टार्टअप्स को एज ऑन 31 जैन 2021 5,000 प्लस करोड़ रुपीस जो है वो डोनेट किए गए या कंट्रीब्यूट किए गए। तो वो 10,000 करोड़ का फंड जो है वो यूज हुआ भी, और आधा पैसा तो ऑलमोस्ट उसमें से यूटिलाइज हो गया था जो डेटा मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया। तो एक्चुअली में ये ऑन पेपर जो बातें की थी वो ऑन ग्राउंड भी वर्क कर रही है, ये पता चल रहा है। और भी ऐसे फंड्स बनाए गए, अब इनका नाम और इनका अमाउंट दे रखा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड 1,000 करोड़ का, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स, इसमें भी बोला है कि 500 करोड़ रुपए हर साल सेट असाइड करेंगे फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। क्रेडिट गारंटी फंड में क्या होता है ना, स्टार्टअप्स को एक थ्रेट ये रहता है कि अगर ये उधार में काम कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, और इनका पैसा नहीं आया, बैड डेट हो गया, तो स्टार्टअप वहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि लॉसेज हो गए तो वो रिकवर कैसे करेंगे। तो क्रेडिट गारंटी का मतलब ये होता है कि आप क्रेडिट पे बिजनेस करो, अगर नुकसान हो गया तो हम पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने गारंटी ली यहाँ पे। तो क्रेडिट गारंटी इज लाइक अ बैकअप सपोर्ट, कि आप क्रेडिट पे बिजनेस करोगे ना तो लॉसेस को हम कट डाउन कर लेंगे, वो देख लेंगे कैसे करना है। रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए रूल रेगुलेशन थोड़े से ईजी कर दिए, वो एमएसएमई वाली कैटेगरी में इनको रिलैक्सेशन दे दिए, ये सब हुआ। टैक्स इंसेंटिव्स काफ़ी सारे दिए, उसकी तो पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। 80 IAC सेक्शन 56 ये सब का रेफरेंस है, यहाँ आप ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाओगे तो इट इज़ ओके। 54EE बोला है, 54GB बोला है, ये सब कैपिटल गेन में हम पढ़ रहे थे, तो ये सेक्शन वहाँ कवर हो चुके हैं। 79 बोला हुआ है, ये भी हमने देखा था सेट ऑफ वाले चैप्टर में। इसके बाद लीगल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो है उसको क्विक कर दिया। IPR ही तो होता है स्टार्टअप में, नया इनोवेशन, तो पेटेंट तो करवाओगे, तो उसका कॉस्ट कम कर दिया, उसकी फीस कम कर दी, प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया, क्विक कर दिया, तो इससे स्टार्टअप्स को सपोर्ट हो गया। काफ़ी जगह पे सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंस कर दिया, मतलब किसी अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाना है, खुद ही आप असेसमेंट करके खुद ही सर्टिफाई कर दो कि भाई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एक्नॉलेज दैट आई फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आप अपना साइन कर दो, इट इज इनफ। एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की नीड नहीं। ये वाइट कैटेगरी वाला पॉइंट जो इसमें आपको दिख रहा है ना, ये हमने डिस्कस किया था पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ग्रीन कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, रेड कैटेगरी। तो व्हाइट कैटेगरी मतलब ऑलमोस्ट कोई पॉल्यूशन होता नहीं है। तो जो 36 बिजनेसेस की यहाँ बात हो रही है जो व्हाइट कैटेगरी में उन्होंने क्लासीफाई किए, उन लोगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन इज इनफ, किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्री पता चली जाता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पॉल्यूशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी एक्ट के बाद भी दे रखी है जहाँ पे कंप्लायंसेस में थोड़ा बहुत रिलीफ दिया हुआ है। और कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों के लिए अथॉरिटीज़ बनाई, कंप्लायंसेस में कैसे बेनिफिट देना है, एडवाइजरी कमिटीज़ इशू की, ये सब किया। तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने स्टेट लेवल पे भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया। इंक्यूबेटर्स सेटअप किए गए, इस पर बात हुई थी पहले। इंक्यूबेटर्स में मैंने आपको बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं इंक्यूबेटर्स। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स में ऐसा हो गया ना कि सेटअप है मेरा, आप रेडी सेटअप यूज़ करो एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, तो आपको अपना सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कोवर्किंग स्पेस के बारे में, कुछ आइडिया है जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है वो कोवर्किंग स्पेस? सुना है कभी टर्म? नहीं, 2-3 साल से काफ़ी प्रिवेलेंट है, 3-4 साल हो गए। कोवर्किंग स्पेस का कंसेप्ट बड़ा प्रैक्टिकल है और लोग यूज़ कर रहे हैं। सूरत में भी काफ़ी जगह आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट या कहीं देखा होगा कोवर्किंग स्पेसेस अवेलेबल। एग्जाम्पल देता हूँ कि उसमें हो क्या रहा है, और ये पता होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली ये मार्केट में चल रहा है आजकल। अब ये इतनी बड़ी जगह है मेरे पास, ये प्रीमाइसिस है। अब ये प्रीमाइसिस है, डुप्लेक्स है फ्लोर, तो इतना बड़ा एरिया। अब इसको अगर मैं लेट आउट करने जाऊँगा ये प्रीमाइसिस को, तो अच्छा खासा रेंट चार्ज करूँगा। अब क्या होता है ना कि आपको एक ऑफिस सेटअप चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी जगह का काम नहीं है और छोटी छोटी शॉप्स अवेलेबल होती नहीं। अब कोई भी अगर शॉप बना रहा है तो उसका एक कारपेट एरिया होगा ना, 150, 200 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट। अब 200 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, अगर मैं लेट आउट करूंगा तो मैं 15-20 हज़ार का रेंट एक्सपेक्ट करूंगा। ये 400 स्क्वायर फुट है तो मैं 30-35 हज़ार, 40 हज़ार एक्सपेक्ट करूंगा। अब आपको एक ऑफिस की जगह चाहिए, लेकिन स्टाफ कम है, आप अकेले हो या 1-2 लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए नहीं, छोटा अवेलेबल है नहीं,
तो रेंट का एक्सपेंस जो है ना अननेसेसरी आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज इससे कम सेटअप अवेलेबल ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 स्क्वायर फुट की ऑफिस भी लोगे ना तो भी आपका 10 से 15 हज़ार महीने का निकल जाएगा। फर्नीचर आपको खुद बनवाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पीसी लगाना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा, प्रिंटर रखना पड़ेगा, सारा खर्चा आपको खुद करना है। को वर्किंग स्पेस वालों में लोगों ने क्या किया, बड़ी जगह है जिसके पास, उसने एक ऑफिस सेटअप रेडी कर दिया, और ऑफिस सेटअप में ना क्यूबिकल वाइज या ऐसे अलग अलग सेटअप बना दिए, क्यूबिकल्स बना दिए। तो बोला अगर आपको पूरे जगह का रेंट नहीं देना है तो आप अपने डेस्क का ही रेंट दे दो। इस जगह का रेंट सपोज 40,000 है, मैंने इसमें 10 क्यूबिकल बना दिए, तो मैंने बोला 4-4 हज़ार में आप एक क्यूबिकल रेंट पे ले लो, 5,000 में ले लो। अब इसमें होगा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने रेडी कर रखा है, फर्नीचर बना हुआ है, आपका ऑफिस टेबल डेस्क बना हुआ है, वो आपका प्राइवेट रहेगा, बाकी सारे रिसोर्सेज शेयरिंग में रहेंगे। सेंट्रली एसी है तो एसी कॉमन चल रहा है भाई, जैसे होता है टी कॉफी का मशीन लगा दिया, वो कॉमन हो गया, प्रिंटर कॉमन हो गया, तो ये सब चीजें मैंने कॉमन लगा दी। तो जिसने एक एक क्यूबिकल मुझसे रेंट पे लिया है वो कॉमन रिसोर्सेज को शेयर्ड बेसिस पे यूज कर सकता है। एक मैंने ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम बना दिया, अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, आपको मीटिंग करनी है, तो कॉन्फ्रेंस रूम कोई भी यूज कर सकता है अवेलेबिलिटी बेसिस पे, वो सबके लिए कॉमन रहेगा। अब ये को वर्किंग स्पेस में बेनिफिट क्या है कि आपको एक ऑफिस की जगह चाहिए थी अपने क्लाइंट को बताने के लिए कि मैं यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस की जगह नहीं होती ना तो लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, बोले कहाँ ऑफिस है, कौन है, कहाँ से आया था पता नहीं, कौन इस पर ट्रस्ट करेगा, जाने दो, वो रिलाई नहीं करेंगे। लेकिन एक एड्रेस होगा ना तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो 40,000 रुपए की जगह का सेटअप आप 5,000 रुपए महीने में यूज कर सकते हो। इस टाइप का को वर्किंग स्पेस का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि बाकी सिटीज में था, मेट्रो सिटीज में, अभी सूरत में भी आया, और 2-3 जगह, वेसू में भी एक जगह पे सेटअप किया हुआ है, और भी काफी जगह सेटअप किया हुआ है। तो कॉमन स्पेस आपको मिल जाती है। अब इतनी बड़ी जगह आपको 5,000 में यूज करने को मिल रही है तो क्या बुरा है, पूरा 40,000 रुपए क्यों इन्वेस्ट करोगे। फर्नीचर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना, सब रेडी है, तो उससे काफी कन्वीनियंस हो जाती है कम खर्चे में। ऐसी बात यहाँ पे इंक्यूबेटर्स के फॉर्म में होती है। टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सब है वहां पे, आप सिर्फ उसके चार्जेस पे करो और सिस्टम को यूज करो, आपको खुद इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं। तो ऐसे इंक्यूबेटर्स भी सेटअप किए गए ताकि स्टार्टअप एंटिटीज को रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल जाए। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेटिंग अप स्टार्टअप सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स। वही बात हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स का मतलब ये जो टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात कर रहा हूँ उसका डेटा दे रखा है कि कितना उन्होंने टारगेट किया था, कितने इंस्टॉल हुए, कितने सेटअप हुए, ये बोला हुआ है। और लास्ट पॉइंट में है रिसर्च पार्क्स, जहाँ पे रिसर्च करने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेबोरेटरीज होंगी। तो आईआईटीज में रिसर्च पार्क सेटअप किए गए, क्योंकि आईआईटीज में से आपको ये इनोवेटर्स मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे जो पॉपुलर स्टार्टअप्स हैं ना उनके फाउंडर्स आईआईटी से ही हैं, चाहे जोमेटो हो या ये अपना भारत पे वाले हो, तो ये सब लोग आईआईटीएंस हैं जिन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो क्योंकि वो वहाँ पे उनकी पढ़ाई उस लेवल की हो रही है कि इनोवेशंस पे काम हो रहा है, तो नए बिजनेस आइडियाज़ वो लोग वहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, तो ये चीज़ कॉमन है, इसलिए वहाँ पे ऐसे रिसर्च पार्क सेटअप किए गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और फंडिंग सपोर्ट की बात है जो स्टार्टअप के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कंपनी लॉ से रिलेटेड हो गया। अपने स्वेट इक्विटी की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे आप देखना उस सेक्शन में ये पॉइंट था, स्वेट इक्विटी इशू करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे थोड़े बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। देख लो क्या बोला, बोला विद द अमेंडमेंट द कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 5 जून 2020 a startup company as defined in the given notification issued by the department or ministry may issue sweat equity shares not exceeding 50% of its paid up cap up to 10 years from the date of incorporation or registration। पहले ये टाइम लिमिट 5 ईयर्स की थी, अब बढ़ा के इसको 10 ईयर्स कर दिया, और परसेंटेज जो है स्वेट इक्विटी का वो भी बढ़ा दिया। हमने देखा था कि बाकी कंपनीज के लिए टोटल कैपिटल में स्वेट इक्विटी का एक लिमिटेड रेशियो होता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, 15% पर एनम, टोटल 25%, ऐसे 5 करोड़ ऐसे हमने लिमिट देखी थी। वो 25% यहाँ बढ़ा के 50% कर दिया। तो स्टार्टअप्स को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और स्टार्टअप में एम्प्लॉयज़ के पास वही लालच होता है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ नया डेवलप कर देंगे, तो पर्सनली भी हमारी वेल्थ भी ग्रो करेगी और कंपनी भी ग्रो करेगी, तो उनको स्वेट इक्विटी यूजुअली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसकी बात हो रही है कि एक स्टार्टअप को रिकग्नाइज करवाना हो, उसको रजिस्टर करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा। मेन टर्म्स अंडरलाइन कर लेना, लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है। पहले तो बोला ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो, मोबाइल ऐप और एक पोर्टल सेटअप किया गया बाय द मिनिस्ट्री, और एप्लीकेशन में आपको अपनी एंटिटी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना पड़ेगा कि कंपनी है तो भाई कंपनी रजिस्टर करवा ली है, एलएलपी है तो रजिस्टर करा ली है। बिजनेस के बारे में एक राइटअप लिख के देना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे कि आपका बिजनेस मॉडल है क्या, तभी तो वो कंसिडर करेंगे ना कि स्टार्टअप है या नहीं है, इनोवेशन में आ रहा है, स्केलेबिलिटी हो रही है या नहीं, वो सब वो चेक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद हो सकता है कि वो आपको स्टेटस दे दे स्टार्टअप का, या हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे विथ रीजंस इन राइटिंग। तो यही ऑप्शंस थे।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है टैक्स एग्जेम्पशंस और उसके बारे में, लेकिन इन सब पॉइंट से पहले मैं कुछ सिंपल पॉइंट्स कवर करा देता हूँ, इसको अभी स्किप करके आगे बढ़ो। देखो ये पेज नंबर 140 पे देखना, थोड़ा डेटा है तो आपको इस पर पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप पॉलिसीज, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने स्टेट लेवल पे भी स्टार्टअप के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स लिए, पॉलिसीज बनाई, उसकी थियरी दे रखी है। तो ये रीड ओनली पार्ट है, इसमें से जो 2-3 अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने हो, कहीं काम आ जाए तो आप कर सकते हो। उसके बाद देखना स्टार्टअप को एग्जेम्पशंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, स्पेसिफिक आंसर हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, हेड पॉइंट से भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि सिंपल प्रोसेस, हमने अभी देखा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए कि आप मोबाइल ऐप से, ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपल कर दिया, ये एक प्लस पॉइंट है। कॉस्ट रिडक्शन कर दिया, बहुत जगह जो रजिस्ट्रेशन के खर्चे लगते हैं ना, वो ट्रेडमार्क, पेटेंट, आईपीआर वाला, कंपनी को रजिस्टर कराना, ये वो सब में ना फीस रिड्यूस कर दी। तो फीस रिड्यूस करने से अपने आप आपका सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट है। 80% रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स, इस लेवल तक गए हैं, 80% डिस्काउंट हो गया नॉर्मल फीस के कंपैरिजन में। इजी एक्सेस ऑफ फंड्स, पीछे देख रहे थे 10,000 करोड़ का कॉर्पस सेटअप किया, फंड सेटअप किया। टैक्स हॉलीडे, पहले 3 साल आपको टैक्स पे नहीं करना है, मिनिस्ट्री से आप सर्टिफिकेट ले लो। टेंडर्स के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें प्रायोरिटी आपको मिलेगी, और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हटा दिया। गवर्नमेंट टेंडर में प्रायोरिटी आपको देंगे, एक आपके लिए कोटा रखेंगे, और दूसरा आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेसेसिटी को हटा दिया, ताकि स्टार्टअप्स भी गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई कर सके, ये पॉइंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप की गई, वो पीछे अपन देख रहे थे, रिसर्च पार्क्स, आईआईटी वाले। कंप्लायंसेस में टाइम कंजम्पशन मिनिमम होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ज्यादा फोकस होगा। इन्वेस्टर्स का भी टैक्स सेविंग होगा, तो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी वालों को भी फायदा होगा। आप अपना इन्वेस्टर खुद सिलेक्ट कर सकते हो ना, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है, आपको कौन सी इक्विटी या कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा चाहिए, आप खुद सिलेक्ट करके उनको अप्रोच कर सकते हो। एग्जिट करना ईजी है, स्टार्टअप में पता है कि फेलियर रेशियो भी हाई है, तो स्टार्टअप को बंद करने में बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीजर नहीं करवाते, 90 डेज के अंदर अंदर ये सब पैकअप हो जाएगा। फिर इसमें यह भी बोला है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी ना मीटिंग अरेंज करते हैं, एक फेस्ट अरेंज करते हैं, और ये भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। एन्युअली साल में मतलब 2 बार या 1 साल में 2 बार एटलीस्ट स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। तो स्टार्टअप फेस्ट में सारे जितने भी स्टार्टअप के साथ साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पे एक मीटिंग रखते हैं। अगर इन्विटेशन होगा, मीटिंग होगी, तो इससे नॉलेज शेयरिंग होगा, एक दूसरे से आपका कम्युनिकेशन होगा, तो बहुत सारे टाई-अप्स भी हो जाते हैं कि भाई 2 स्टार्टअप्स के लोग मिले, आइडिया डिस्कस हुआ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना वेंचर को साथ में कंटिन्यू करें, तो फंड्स के रिसोर्सेज भी डबल हो गए और आइडिया शेयरिंग भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें भी अरेंज कर रहे हैं, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी बोला, ठीक है। तो ये पूरा आंसर था जहाँ पे स्टार्टअप्स को कुछ बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखना, आपका कंपनी लॉ वाला टॉपिक पूरा रिपीट हो रहा है 142 पे। इसमें मुझे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाना है, सिर्फ सेक्शन रिकॉल करा रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक हमने कंपनी लॉ में कवर कर लिया है। कंपनीज एक्ट के रिलेटेड क्या आपको एग्जेम्पशंस दिए वो बताया। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगा, इन शॉर्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ेगा, तो अकाउंटिंग वाले पार्ट में कुछ मेहनत आपकी कम हो जाएगी। स्वेट इक्विटी वाला पॉइंट पीछे देख लिया, वो रिपीट है। ईसोप वाले पॉइंट में सेक्शन 62 में भी आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, 62(1)(b) के कंप्लायंसेस फॉलो किए बिना भी आप इजीली ईसोप ऑफर कर सकते हो। सेक्शन 73 में प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट वाला टॉपिक है, वहां पे अपन ने सेक्शन पढ़ा है, तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो 73 की तो पूरी लिस्ट आ गई। 92 सेक्शन एनुअल रिटर्न वाला, अभी चैप्टर 9 में देख रहे थे कंपनीज एक्ट में, उसमें बोला हुआ है यहाँ पे एनुअल रिटर्न का साइनिंग जो है वो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कोई भी कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो सिंपल कंडीशन। बोर्ड मीटिंग्स वाले केस में हमने देखा था, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन सब के लिए वो 90 डेज के गैप पे 2 मीटिंग कर लो, इनफ है, 4 मीटिंग करने की नीड नहीं है। 446 में बोला है कि पेनल्टी का अमाउंट लेस कर दिया, नॉर्मल कंपनीज पे जो नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगती है उसके कंपैरिजन में इनमें पेनल्टी कम अमाउंट की लगेगी, तो वो भी एक रिलीफ की तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट वाले सारे बेनिफिट्स आपके यहाँ पे कवर अप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे पॉइंट देखो एक बार 143 पे, रिपीट आंसर है, जनरल गाइडलाइंस है, इसलिए मैंने सब में कंटेंट नहीं रखा है, जो अभी पढ़ा है उससे रिलेट हो रहा है तो क्या पेज कवर हो जाएगा।
हमने देखा एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखना, चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप। कंपनी या एलएलपी जो भी है वो स्ट्रक्चर आप ठीक से सिलेक्ट करो। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग टाइम टू टाइम करवा लो, जो भी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है। आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट कॉपीराइट प्रॉपर्ली करवा लो। फाउंडर इक्विटी स्प्लिटिंग एंड वेस्टिंग, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि फाउंडर्स के बीच में ना शुरुआत से पैसों को लेके, हिस्सेदारी को लेके चीज क्लियर रहनी चाहिए, बाद में झगड़ा ना हो। क्योंकि अभी स्टार्टअप लेवल पे ना आप सभी पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स को पता है कि हमारी अभी कोई वैल्यू है नहीं और ऐसा हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये छोटा सा स्टार्टअप कल को अगर मल्टी करोड़ बिजनेस हो जाएगा ना, तब बहुत फर्क पड़ेगा। तो पहले से इक्विटी का स्प्लिटअप और किसके पास कितनी इक्विटी रहेगी पहले से क्लियर होना चाहिए। अग्रीमेंट्स कर लो उसके बेस पे तो बेटर है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ध्यान से करने चाहिए। जिसको एम्प्लॉय बना रहे हो फिर उसको स्वेट इक्विटी दोगे, फिर बॉन्ड साइन नहीं करवाओगे, फिर स्टार्टअप रेडी होने के बाद वो कंपनी छोड़ के कहीं और चला जाएगा, फिर आप ही को कंपटीशन देगा, ऐसा सब ना हो। इसके लिए नॉन कॉम्पिटिंग अग्रीमेंट्स एंड ऑल और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने वो पहले से लगा सकते हैं। ईसॉप वाला पॉइंट भी पहले से क्लियर कर लो। ईसॉप पूल कितना रहेगा, टर्म यूज करते हैं ईसॉप पूल। तो ईसॉप पूल का मतलब है कि अपनी इक्विटी में से कितना हिस्सा हम ईसॉप के लिए सेट असाइड करेंगे, तो जो भी एम्प्लॉय को ईसॉप देना होगा फिर उसी में से देंगे और इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं देंगे जो हमने डिसाइड किया। तो यूजुअली 10 to 15% का ईसॉप पूल स्टार्टअप्स मेंटेन करती हैं, ये कॉमन बात है। थर्ड पार्टी अग्रीमेंट आउटसाइडर्स के साथ होंगे, वो भी सोच समझ के करने चाहिए, इतना ही बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चरिंग आपको ठीक से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह से आ सकती है, ये ऑप्शंस है। तो किससे कितना इन्वेस्टमेंट लेना है सोच समझ के आप देखना। फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड से कितना। एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं वो एक कैटेगरी है। वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। एचएनआई होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ कुछ करोड़ रुपीस से ज्यादा होती है, तो उनको एचएनआईज बोला जाता है। तो उनसे भी आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ये इंडिविजुअल्स होंगे, कोई कंपनी नहीं होगी, वो एक कैटेगरी है। और कंप्लायंस इसका मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए और उसके लिए कोई कंपनी सेक्रेटरी रख लो तो अच्छी बात है, तो अपना भी काम चलता रहे। और क्या, कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए तो कोई प्रोफेशनल की नीड होगी। बस तो ये टॉपिक था यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। बस इतना काफ़ी है, बाकी के पॉइंट्स कल देखते हैं।